ये कहानी शुरू होती है साल 2021 में मुंबई के दिल घाटकोपर से। एक कामयाब बिल्डर जिसकी उंगलियों पर करोड़ों का खेल था, अपनी आने वाली कामयाबी का जश्न मना रहा था। तभी उसके फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है। दूसरी तरफ से आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। आवाज ने कहा, मैं यूसुफ बचकाना बोल रहा हूं। बिल्डर ने पहले तो इसे कोई मजाक समझा, लेकिन वो आवाज मजाक नहीं कर रही थी। उसने सीधे सीधे 50 लाख रुपए की मांग की, और अगर कैश नहीं तो मुंबई और नवी मुंबई में बन रहे उसके प्रोजेक्ट्स में 2 फ्लैट्स भी चलेंगे। बिल्डर के कुछ कहने से पहले ही फोन पर कुछ न्यूज आर्टिकल्स के लिंक और एक वीडियो आया। ये यूसुफ बचकाना के जुर्म की दुनिया का बायोडेटा था, उसके पुराने कारनामों का एक खूनी पोर्टफोलियो। बिल्डर का खून सर्द पड़ गया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो उस कॉलर का अगला दावा था। उसने कहा, मैं दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और छोटा शकील तीनों के लिए काम करता हूं। यह बात किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। अंडरवर्ल्ड के 3 सबसे बड़े दुश्मन, और यह आदमी कह रहा था कि वो तीनों का आदमी है। यह कोई मामूली धमकी नहीं थी। यह खौफ का एक ऐसा ब्रांड था जो हर गैंग, हर दुश्मनी से ऊपर था। यह ऐलान था कि तुम किसी के भी पास चले जाओ, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं हर जगह हूं। बिल्डर ने पहले तो इन कॉल्स को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब धमकियों का सिलसिला नहीं थमा तो वो कांपते हुए मुंबई पुलिस के दरवाजे पर पहुंचा। केस मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल यानी AEC के पास गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन पहला ही कदम एक दीवार से जा टकराया। जिस नंबर से कॉल आ रही थी वो एक वर्चुअल नंबर था, जिसे एक खास इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर के जरिए रूट किया गया था। उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मुंबई पुलिस ने हार नहीं मानी। गहरी टेक्निकल जांच के बाद उन्होंने उस कॉल का असली सोर्स ढूंढ निकाला। वो सोर्स दुबई या नेपाल का कोई सेफ हाउस नहीं था। वो था कर्नाटक के बेलगावी शहर में मौजूद देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक, हिंडालगा सेंट्रल जेल। एक ऐसा आदमी जो 2004 से एक कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो जेल की ऊंची दीवारों के पीछे से, सलाखों के अंदर से मुंबई में एक हाई टेक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। यहीं से शुरू होती है यूसुफ सुलेमान कादरी उर्फ यूसुफ बचकाना की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसे अपराधी की कहानी जो सिस्टम की मशीनरी में एक भूत बन गया था, सलाखों के पीछे का बेताज बादशाह। इस कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, 90 के दशक की मुंबई में। ये वो दौर था जब शहर 1993 के सीरियल बम धमाकों के जख्मों से कराह रहा था। अंडरवर्ल्ड 2 बड़े हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी, जिन पर अब आतंकवाद का दाग लग चुका था, और दूसरी तरफ था छोटा राजन, जिसने खुद को एक देशभक्त डॉन के तौर पर पेश किया था, जिसका मिशन था देश से गद्दारी करने वालों को खत्म करना। ये एक खूनी जंग का मैदान था, और इसी मैदान में यूसुफ बचकाना ने अपना पहला कदम रखा। उसकी शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं हुई। 1992 में उसने मुंबई के खार इलाके में एक घर में मामूली सी चोरी की, और फिर फॉरेस्ट रोड के दुकानदारों से हफ्ता वसूली शुरू कर दी। वो जुर्म की दुनिया की गलियों में भटक रहा था, एक मौके की तलाश में, और वो मौका उसे 1997 में मिला, जब उसकी बेखौफी और हुनर ने छोटा राजन गैंग का ध्यान खींचा। अब वो कोई मामूली चोर या हफ्ताखोर नहीं था, वो एक खूनी जंग का सिपाही बन चुका था। बहुत जल्द एक बेहतरीन शार्प शूटर के तौर पर उसका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बन गया। छोटा राजन ने उसे एक ही काम सौंपा था, डी कंपनी का सफाया, और बचकाना ने इस काम को पूरी शिद्दत से अंजाम दिया। उसकी गोलियों ने एक एक करके राजन के दुश्मनों को खामोश करना शुरू कर दिया। ये कत्ल सिर्फ गैंगवार नहीं थे, ये छोटा राजन के देशभक्त वाले नरेटिव को मजबूत करने वाले खूनी पैगाम थे। हर लाश राजन के लिए एक प्रेस रिलीज की तरह थी।
बचकाना ने 1993 ब्लास्ट के आरोपी मुतालिफ पटेल को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया। उसने डी कंपनी के 1998 में उसने कालिया नाम के एक और गुर्गे को मौत के घाट उतारा। उसकी हिट लिस्ट का सबसे बड़ा नाम था हनीफ कड़ावाला, 1993 ब्लास्ट का वो आरोपी जिस पर एक्टर संजय दत्त को AK-56 राइफल सप्लाई करने का इल्जाम था। बचकाना सिर्फ एक शूटर नहीं था, वो छोटा राजन की इमेज बनाने वाला सबसे बड़ा हथियार था। हर कत्ल के साथ वो राजन की देशभक्त डॉन की छवि को और पुख्ता कर रहा था और डी कंपनी की जड़ों को खोखला। साल 2000 अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक भूचाल आया। दाऊद के शूटरों ने बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला किया। राजन बच तो गया, लेकिन इस हमले ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वो शक और वहम के एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिर गया जहां उसे अपने सबसे करीबी लोगों पर भी भरोसा नहीं रहा। उसे लगने लगा कि उसके ही आदमियों ने दाऊद को उसकी खबर दी थी। इस शक की आग ने राजन गैंग को जलाकर राख कर दिया। रवि पुजारी और गुरु साटम जैसे उसके सबसे वफादार साथी राजन के इस पागलपन से तंग आकर उससे अलग हो गए और उन्होंने अपने अलग गैंग बना लिए। इसी उथल पुथल के बीच यूसुफ बचकाना, जो अप्रैल 2000 से जमानत पर बाहर था, उसका अपने बॉस राजन से संपर्क टूट गया। वो अब एक अमेराजिद शूटर था, एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसका कोई मालिक नहीं था। ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने नए नए आजत हुए रवि पुजारी और गुरु साटम का हाथ थाम लिया। और यहीं से उसकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू हुआ जो उसे सलाखों के पीछे ले जाने वाला था। अपने नए आकाओं के लिए उसका पहला बड़ा काम था जनवरी 2001 में बेंगलोर के एक बिल्डर सुब्बा राव का कत्ल। ये वो जुर्म था जो उसकी किस्मत पर उम्र कैद की मुहर लगाने वाला था। ये सुपारी रवि पुजारी और गुरु साटम ने दी थी और रकम थी महज 50,000 रुपए। बेंगलोर में लोकल मदद कर्नाटक के एक और गैंगस्टर मुथप्पा राय ने की, लेकिन सुपारी का पैसा उसने नहीं दिया था। पुलिस की जांच हमेशा एक धुंध में लिपटी रही और सुब्बा राव के कत्ल का असली साजिशकर्ता कौन था, ये राज कभी नहीं खुला। छोटा राजन के लिए करोड़ों के दांव खेलने वाला बचकाना अब रवि पुजारी के लिए एक छोटे से काम में फंस चुका था। ये उसकी एक स्ट्रेटेजिक गलती थी। वो मुंबई के अपने जाने पहचाने मैदान से निकलकर बेंगलोर के एक ऐसे अनजान खेल में उतर गया था जिसके नियम उसे पता नहीं थे। इस कत्ल के बाद वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाकर छिप गया, लेकिन पुलिस को उसकी खबर लग गई। जुलाई 2002 में दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर पुलिस ने जाल बिछाया और यूसुफ बचकाना को गिरफ्तार कर लिया। सुब्बा राव मर्डर केस में 2004 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हिंडालगा जेल के लोहे के दरवाजे उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गए। वफादारी बदलने का उसका फैसला, जो उसने खुद को बचाने के लिए किया था, आखिर में उसी की बर्बादी का कारण बन गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। यह तो एक नई और ज्यादा खौफनाक कहानी की शुरुआत थी। जेल की चारदीवारी यूसुफ बचकाना को तोड़ नहीं पाई, बल्कि उसने उस चारदीवारी को ही अपना महल बना लिया। सजा मिलने के कुछ महीनों के अंदर ही उसने सलाखों के पीछे से अपना एक नया साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। भ्रष्ट जेल अधिकारियों की मदद से वो बीजापुर और दूसरी जेलों में किसी राजा की तरह रहता था। उसके बैरक में कलर टीवी, VCD प्लेयर, खाना बनाने के लिए एक छोटी सी किचन और मोबाइल फोन, सब कुछ मौजूद था। वो एक VVIP कैदी था जिससे दूसरे कैदी और जेल स्टाफ भी डरते थे। जेल अब उसका ऑफिस बन चुकी थी। वो रवि पुजारी का चीफ रिक्रूटर बन गया। वो जेल में बंद नए नए अपराधियों में से हुनर वाले लड़कों को चुनता और उन्हें पुजारी के गैंग में भर्ती करता। अपनी कोर्ट की पेशी के दौरान भी वो नए शूटरों से मिलता और गैंग को बड़ा करता रहा। देखते ही देखते उसने जेल के अंदर से ही 30 से ज्यादा हिटमैन का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। वो पुजारी गैंग का HR डिपार्टमेंट भी था और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी। साल 2013 में उसने एक ऐसी चाल चली
जिसने मुंबई क्राइम ब्रांच के सबसे तेज तर्रार अफसरों को भी हैरान कर दिया। उसने जेल से मुंबई के एक बिल्डर राजा राम मांजोकर को फोन किया और महज 2 लाख रुपए मांगे। जब बिल्डर ने पैसे देने से मना कर दिया तो बचकाना ने अपने 3 शूटरों को उसकी कार पर गोली चलाने के लिए भेजा, लेकिन यह हमला जानबूझकर नाकाम किया गया था। गोलियां कार पर लगीं, बिल्डर को एक खरोंच तक नहीं आई। मुंबई पुलिस चकरा गई। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम हिमांशु रॉय जैसे अधिकारी भी सोच में पड़ गए कि दर्जनों कत्ल करने वाला एक खूंखार अपराधी सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए एक नया केस अपने सिर पर क्यों लेगा। यह एक पहेली थी और इसका जवाब बचकाना की शातिर सोच में छिपा था। दरअसल बचकाना को खबर मिली थी कि हिंडालगा जेल में उसके दुश्मन उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उसने ये पूरा नाटक रचा। यह हफ्ता वसूली और नाकाम हमला एक सोची समझी चाल थी ताकि मुंबई पुलिस उस पर एक नया केस दर्ज करे और उसे मुकदमे के लिए कर्नाटक की जेल से मुंबई की जेल में ट्रांसफर कर दे। वो जानता था कि एक नई FIR जेल के अंदर किसी भी खंजर से ज्यादा ताकतवर हथियार है जो उसकी जान बचा सकता है। उसने कानून को ही अपने बचाव का हथियार बना लिया था। वो एक शूटर से अब एक मास्टरमाइंड बन चुका था, लेकिन उसकी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आना अभी बाकी था। साल 2015 के आसपास उसकी बेटी की शादी तय हुई और उसे एक बड़ी रकम की जरूरत थी। सबने सोचा कि वो अपने बॉस रवि पुजारी से मदद मांगेगा, लेकिन उसने जो किया वो अंडरवर्ल्ड के इतिहास में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने फोन उठाया और नंबर मिलाया अपने सबसे बड़े दुश्मन का। उसने मदद मांगी डी कंपनी के सेकंड इन कमांड और रवि पुजारी के जानी दुश्मन छोटा शकील से, जिस डी कंपनी को खत्म करने के लिए उसने सालों तक अपनी जान दांव पर लगाई। आज वो उसी के दरवाजे पर एक बाप बनकर मदद मांगने खड़ा था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि छोटा शकील ने उसे पैसे दिए भी। यह घटना अंडरवर्ल्ड के उन अनलिखे नियमों को दिखाती है जहां कट्टर दुश्मनी के बीच भी कुछ रिश्ते निभाए जाते हैं। यह दिखाता है कि जुर्म की दुनिया में भी एक बेटी की शादी जैसी जिम्मेदारियां खूनी लकीरों को धुंधला कर सकती हैं। बचकाना के लिए यह सिर्फ मजबूरी थी, लेकिन शकील के लिए यह एक पावर प्ले था। दुश्मन के सबसे बड़े सिपाही को कर्जदार बनाकर उसने पुजारी के गैंग में शक का एक बीज बो दिया था। इस एक फोन कॉल ने बचकाना की उस छवि को तोड़ दिया जो दुनिया जानती थी। एक खूंखार कातिल के पीछे एक मजबूर बाप छिपा था जो अपनी बेटी के लिए शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार था। अब हम वापस आते हैं साल 2021 के उसी घाटकोपर वाले केस पर जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। इतने सालों में बचकाना का नेटवर्क और भी शातिर हो चुका था। अब उसके लिए काम करने वाले सिर्फ नए नए लड़के नहीं थे, उसके सबसे भरोसेमंद साथी थे। 2 ऐसे लोग जिन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। पहली थी 57 साल की हबीबा खान, छोटा राजन गैंग के एक मरे हुए मेंबर की विधवा। हबीबा एक अमीर खरीदार बनकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाती थी और बिल्डरों की सारी जानकारी, उनके फोन नंबर, उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल, सब कुछ निकालकर बचकाना तक पहुंचाती थी। और दूसरा था प्रकाश कुंची कुर्वे, BMC में काम करने वाला एक मामूली सफाई कर्मचारी। प्रकाश बचकाना का फाइनेंस, उसके कपड़े, खाना और कोर्ट की पेशी के दौरान संदेशों का लेन देन संभालता था। ये एक परफेक्ट सिस्टम था जो पुलिस की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ था। लेकिन इस बार उसका सामना मुंबई की AC से था। पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये खेल जेल के अंदर से चल रहा है, उन्होंने एक एक करके इस नेटवर्क की सारी कड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने कर्नाटक सरकार से प्रोडक्शन वारंट हासिल किया। उन्होंने हबीबा खान और प्रकाश कुंची कुर्वे को गिरफ्तार किया और दोनों ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। और फिर पुलिस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने बचकाना और उसके साथियों पर MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा दिया, एक ऐसा कानून जिसके तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। इस कहानी का क्लाइमैक्स किसी गोलीबारी या गैंगवार से नहीं हुआ। इसका क्लाइमैक्स था एक खामोश और कानूनी कार्यवाही।
मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम हिंडालगा जेल के गेट पर पहुंची। उन्होंने वारंट दिखाया और हिंडालगा का फैंटम, वो आदमी जिसने जेल को अपना साम्राज्य बना लिया था, उसे खामोशी से बाहर लाया गया। उसका राज खत्म हो चुका था। उसे मुंबई लाया गया और पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बचकाना की हार किसी दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि उसके अपने ही गुरूर और पुलिस की बदलती टेक्नोलॉजी से हुई। उसका नया नेटवर्क जितना चालाक था, उतना ही कमजोर भी। एक विधवा और एक सफाई कर्मचारी पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने टिक नहीं पाए, और जिस व्हाट्सएप और वर्चुअल कॉलिंग को वो अपनी ताकत समझता था, उसी ने उसके खिलाफ एक डिजिटल सुरागों का जाल छोड़ दिया था। वो पुराने जमाने का एक गैंगस्टर था जो नए जमाने के डिजिटल जाल में फंस चुका था। बचकाना का जेल के अंदर का साम्राज्य सिर्फ ऐशो आराम तक ही सीमित नहीं था। वो एक पूरी कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करता था, जिसका वो बेताज बादशाह और सीईओ था। जेल उसके लिए एक भर्ती केंद्र बन गया था, एक ऐसा टैलेंट हब जहां से वो अंडरवर्ल्ड के लिए नए रंग रूट चुनता था। रवि पुजारी, जो उस वक्त तक विदेश में बैठकर अपना गैंग चला रहा था, उसे लगातार नए और भरोसेमंद शूटरों की जरूरत पड़ती थी। और यूसुफ बचकाना पुजारी का सबसे भरोसेमंद एचआर मैनेजर था, जो उसे ये टैलेंट सप्लाई करता था। वो जेल में आने वाले नए और होनहार अपराधियों पर एक शिकारी की तरह नजर रखता, उनकी काबिलियत, उनकी हिम्मत और उनकी वफादारी को परखता, और फिर उन्हें पुजारी के गैंग में शामिल होने का एक ऐसा ऑफर देता जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। ये एक ऐसी सप्लाई चेन थी जो कभी नहीं रुकती थी, जुर्म की दुनिया का एक कभी न खत्म होने वाला प्लेसमेंट सेल। जेल के अंदर से ही उसने पुजारी के लिए दर्जनों शूटर्स की एक फौज खड़ी कर दी थी, जो उसके एक फोन कॉल पर मुंबई से लेकर बेंगलोर तक कहीं भी गोलियां बरसाने को तैयार थे। वो सिर्फ भर्ती ही नहीं करता था, बल्कि पुजारी के भारत में मौजूद पूरे ऑपरेशन को जेल के अंदर से ही रिमोट कंट्रोल से चलाता था। पैसों का लेन देन, हथियारों की सप्लाई और टारगेट की जानकारी, सब कुछ उसके इशारे पर होता था। वो एक ऐसा बॉस था जो अपने कर्मचारियों से कभी नहीं मिलता था, लेकिन जिसकी आवाज का खौफ हर किसी के दिल में था। लेकिन बचकाना सिर्फ एक गैंग का वफादार सिपाही नहीं था, वो एक भाड़े का सैनिक भी था, जो सही कीमत पर किसी के लिए भी काम कर सकता था। जेल की दुनिया भी बाहर की दुनिया की तरह ही थी, जहां दुश्मनी और सौदेबाजी साथ साथ चलती थी, और बचकाना इस खेल का सबसे बड़ा माहिर था। 2013 में हिंडालगा जेल में कर्नाटक के दो कुख्यात गैंगस्टर बंद थे, चचेरे भाई बेट्टनगेरे शंकर और बेट्टनगेरे सीना। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और उनकी दुश्मनी जेल की दीवारों के अंदर भी सुलग रही थी। शंकर ने अपने दुश्मन सीना को जेल के अंदर ही खत्म करने के लिए यूसुफ बचकाना से संपर्क किया। सौदा 10 लाख रुपए में तय हुआ, एक ऐसा सौदा जो खून से लिखा जाना था। बचकाना ने फोन पर ही हथियार का इंतजाम किया। एक मिठाई का डिब्बा जेल की दीवार के ऊपर से अंदर फेंका गया। बाहर से देखने पर वो एक मामूली मिठाई का डिब्बा था, लेकिन अंदर मिठाई की जगह एक तेज धार वाला खंजर छिपा था। प्लान पूरी तरह से तैयार था। बचकाना के शूटर, जो जेल में उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे, सीना पर हमला करने ही वाले थे कि सीना के एक साथी ने ऐन मौके पर शोर मचा दिया। जेल के अलार्म बज उठे और बचकाना का यह खूनी सौदा नाकाम हो गया। यह घटना बताती है कि बचकाना के लिए गैंग की वफादारी से ज्यादा जरूरी पैसा और ताकत थी। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो हर टीम के लिए खेलने को तैयार था, बशर्ते उसे उसकी सही कीमत मिले। उसकी ये दोहरी जिंदगी, जहां वो एक तरफ पुजारी का सबसे बड़ा रिक्रूटर था और दूसरी तरफ जेल के अंदर सुपारी किलिंग के सौदे कर रहा था, उसके शातिर दिमाग की मिसाल है। वो जानता था कि जेल की दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक आका की वफादारी काफी नहीं है। यहां हर कोई अपना फायदा देखता है। उसने कर्नाटक के एक और गैंगस्टर मुथप्पा राय के साथ भी काम किया, लेकिन जब दोनों में अनबन हुई तो उसने राय के दुश्मन बन्नंजे राजा के साथ मिलकर राय को ही मारने की साजिश रच डाली। हालांकि यह प्लान भी नाकाम रहा।
उसकी फितरत में ही वफादारी बदलना था। वो हमेशा उस नाव पर सवार होता था जो उसे फायदे के साहिल तक ले जाए, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही नावें क्यों न बदलनी पड़े। छोटा राजन से रवि पुजारी और फिर जेल के अंदर अपने खुद के नियम, बचकाना ने हमेशा अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी। ये वही आदमी था जिसने सालों तक छोटा राजन के लिए डी कंपनी के लोगों को मारा और फिर अपनी बेटी की शादी के लिए डी कंपनी के छोटा शकील से ही पैसे उधार ले लिए। ये विरोधाभास ही उसकी असली पहचान थी। एक ऐसा अपराधी जिसके लिए कोई उसूल, कोई गैंग, कोई दुश्मनी मायने नहीं रखती थी। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, यूसुफ बचकाना का फायदा। उसका यह साम्राज्य इतना मजबूत हो चुका था कि उसे लगता था कि अब उसे कोई छू नहीं सकता। वो जेल के अंदर से ही मुंबई और बेंगलोर के बड़े बड़े बिल्डरों और फिल्मकारों को धमका रहा था। महेश भट्ट जैसे बड़े नाम भी उसकी हिटलिस्ट में थे। वो एक वर्चुअल दुनिया का डॉन बन चुका था, जिसकी आवाज तो सब तक पहुंचती थी, लेकिन जिसका जिस्म कानून की पकड़ से बहुत दूर जेल की दीवारों के पीछे महफूज था। 2021 के घाटकोपर केस में उसने अपने खौफ को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। उसने बिल्डर को सिर्फ धमकाया नहीं, बल्कि खुद को दाऊद, राजन और शकील तीनों का आदमी बताकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल बुना जिससे कोई भी बाहर न निकल सके। ये उसकी सालों की चालाकी का निचोड़ था। उसे यकीन था कि टेक्नोलॉजी और जेल के भ्रष्ट सिस्टम की दीवारें उसे हमेशा बचाए रखेंगी, लेकिन वो भूल गया था कि टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। जिस वर्चुअल नंबर के पीछे छिपकर वो खुद को अदृश्य समझ रहा था, वही नंबर मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए एक डिजिटल धागा बन गया, जिसे पकड़कर वो उस तक पहुंच गए। उसका गुरूर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। वो ये भूल गया था कि मुंबई पुलिस की जिद के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें ढह गई हैं और उसका जेल के अंदर का ये छोटा सा साम्राज्य तो बस एक रेत का महल था। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि जुर्म की दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए बादशाह नहीं रहता। हर बादशाह के ताज के पीछे एक तलवार लटकती रहती है और बचकाना के लिए वो तलवार टेक्नोलॉजी और कानून के रूप में गिरी। आज यूसुफ बचकाना मुंबई की जेल में बंद है। शारीरिक रूप से वो एक कैदी है, सलाखों के पीछे, लेकिन उसकी कहानी, उसकी हिम्मत, उसकी चालाकी और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने की उसकी काबिलियत अंडरवर्ल्ड में एक लेजेंड, एक मिसाल बन चुकी है। वो एक ऐसा पहेली है जिसे शायद ही कोई सुलझा पाया हो। एक बेरहम कातिल जिसने खुद को मारे जाने से बचाने के लिए अपनी ही गिरफ्तारी की साजिश रची। एक वफादार हिटमैन जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन से कर्ज लिया। एक कैदी जिसके पास जेल की सलाखों के पीछे इतनी ताकत और आजादी थी जितनी कई आजाद लोगों के पास भी नहीं होती। डिटेक्टिव रेवेन के दर्शकों के लिए आखिरी सवाल यह है, यूसुफ बचकाना तो पकड़ा गया, लेकिन वो सिस्टम, वो भ्रष्ट व्यवस्था जिसने उसे जेल के अंदर इतना ताकतवर बनाया, उसका क्या? हमारे न्याय के मंदिरों की दीवारें कितनी खोखली हैं और न जाने कितने ही बचकाना आज भी उन दीवारों के पीछे से अंधेरे में बैठकर अपना अगला फोन मिलाने की तैयारी कर रहे हैं।